वेलकम टू सिटाडेल लीगल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट हॉस्टाइल विटनेस। सो हु इज ए हॉस्टाइल विटनेस? बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट टेल to the students that if you want you can write it down to your notebook as a 10 marks question answer. Now let's start. Who is a hostile witness? A witness becomes hostile when he makes a statement against the interest of the party who called him. When the party's own witness denies to give statement in his favor before the court, then it is said that the witness has become hostile. मतलब जब कोई विटनेस जिसने उसको बुलाया है उसके ही खिलाफ अगर एविडेंस और ओरल एविडेंस देता है तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। हॉस्टाइल टू द पार्टी हु कॉल्ड हिम एज ए विटनेस। अब देखिए, ये जो कोई अगर किसी को एज ए विटनेस बुलाता है तो जनरल रूल क्या होता है कि वो व्यक्ति उसके फेवर में ही बोलेगा। अगर आप किसी को एज ए विटनेस बुलाते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग में, सिविल हो या क्रिमिनल हो, और वो व्यक्ति अगर आपके फेवर में ही नहीं बोलेगा तो आप उनको क्यों बुलाएंगे? मगर थ्रू आउट द प्रोसीडिंग ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जब होता है कि आप जब विटनेस को बुलाते हैं तो तब तो विटनेस आपके फेवर में ही बोलने के लिए राजी है। और मतलब कि आपके फेवर में मतलब ये नहीं है कि ही विल लाई बिफोर द कोर्ट। मतलब सपोज वो ही विल स्पीक द ट्रूथ ऐसा बोल के आपके साथ आता है और आप उसे एज ए विटनेस कोर्ट के सामने बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो आदमी पलट जाता है। तो ये जो पलट जाने के बाद अगर कोई एविडेंस देता है तो उसी विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अब ये जो विटनेस हॉस्टाइल होते हैं ये किस लिए होते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखिए पैराग्राफ नंबर 2, देयर मे बी मेनी रीजंस फॉर बिकमिंग अ विटनेस हॉस्टाइल। इट मे बी द रीजन दैट द एंटायर पार्टी दैट द अदर पार्टी इज थ्रेटनिंग द विटनेस। मतलब कि दूसरा जो पक्ष है वो इसको डरा रहा है, धमका रहा है, जैसा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हर वक्त होता ही रहता है। और he is in fear that if he gives a statement against the accused, his life will be in danger or any other reason. अब देखिए, ये जो विटनेस है वो डर रहा है सच कहने के लिए, क्योंकि अदर पार्टी बहुत ही मतलब कि रोबस्ट नेचर का है, उसके रिकॉर्ड सिविलाइज्ड नहीं है। और देखिए ये जो विटनेस है he is also concerned about his family too, including himself। ये सब कारणों की वजह से जब कोई इंसान जिसने उसको एज ए विटनेस बुलाया है उसी के खिलाफ अगर गवाह देने लग जाए तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारे डिस्कशन का ये है कि कैन ए पार्टी क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस। मतलब जब आप देख रहे हैं कि आपका विटनेस आप ही के खिलाफ बोल रहा है तब आपके पास कौन से मतलब कि कोई स्कोप होता है कि इसको वो जो कह रहा है उसको तो एटलीस्ट नलीफाई तो करना पड़ेगा। आपके फेवर में नहीं बोल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ जो बोल रहा है उसको तो नलीफाई करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप जिसको एज ए विटनेस आपने बुलाया है उसको क्या क्रॉस एग्जामिन आप कर सकते हैं? क्रॉस एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करता है ओपोनेंट की जो लॉयर होते हैं, वो ओपोनेंट पार्टी के जो लॉयर होते हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। लेकिन जब आपका खुद का विटनेस हॉस्टाइल बन जाएगा तो आप अपने खुद के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। अब चलिए प्रोविजन पढ़ते हैं। क्या है? सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है ये टॉक्स अबाउट द हॉस्टाइल विटनेस, इसके बारे में बात करता है। दिस सेक्शन एनेबल्स द कोर्ट टू परमिट द पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस हु हैज बिकम हॉस्टाइल। ये जो सेक्शन 154 है ये आपको एम्पावर करता है आपके खुद के
बुलाए गए विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो चुका है। अब देखिए जनरल रूल जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि द जनरल रूल इज दैट द पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन ऑपोजिट पार्टीज विटनेस, बट इट इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब ये जो है खुद ही के विटनेस बुलाए गए विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का, ये जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। इफ द विटनेस बिकम्स हॉस्टाइल देन द पार्टी में क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब ये जो क्रॉस एग्जामिन आप करना चाहते हैं, इसके लिए पहले विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा और कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोर्ट को पहले सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि दैट द विटनेस हैज बिकम हॉस्टाइल, तभी कोर्ट आपको परमिशन देगा क्रॉस एग्जामिन करने का। अब इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू परमिट पार्टी फॉर क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस। अब ये जो परमिशन देने की जो पावर ऑनरेबल कोर्ट के पास है, वो पावर पूरा का पूरा ऑनरेबल कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर रहता है। अगर जनरली ऑनरेबल कोर्ट अगर विटनेस वाकई हॉस्टाइल बन जाता है तो कोर्ट परमिशन दे देता है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयर हियरिंग। अब ये जो ऑनरेबल कोर्ट जो सेटिस्फाइड होगा वो किस बेसिस पर होगा? ऑनरेबल कोर्ट के पास सेटिस्फाई होने के जो बेसिस है, ग्राउंड्स है, वो है क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयर हियरिंग द पार्टी मस्ट बी अलाउड टू क्रॉस एग्जामाइन द ओनली द कोर्ट परमिट्स। मतलब कि कोर्ट अगर ऑनरेबल कोर्ट को अगर ये लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड द फेयर हियरिंग, मतलब आपके खुद ही का जो विटनेस आपने बुलाया है वो अगर हॉस्टाइल बन जाता है और आपको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया जाता, तो आपके ऊपर ये एक इनजस्टिस हो जाएगा, इसीलिए कोर्ट परमिशन देता है। अब क्या है? व्हाट कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। अब ये जो हॉस्टाइल विटनेस है, आपके बुलाए गए विटनेस जो आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका भी एक गाइडलाइन यहां पर दिया गया है एविडेंस एक्ट के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? इफ द एविडेंस इफ द विटनेस ऑफ द पार्टी टर्न्स हॉस्टाइल ही मे बी आस्क्ड नंबर 1 लीडिंग क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 143 एविडेंस एक्ट टू सेटिस्फाई हिज ट्रूथफुलनेस। मतलब लीडिंग क्वेश्चंस क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन आप किसी विटनेस को पूछते हो और ऐसे तरीके से पूछते हो कि आप उसको एक आंसर सजेस्ट करके पूछते हो। मतलब कि समझ लीजिए किसी का नाम एक्स है, तो ये क्वेश्चन अगर विटनेस का नाम एक्स है और सरनेम जेड है, तो अगर आप किसी को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन के 2 फॉर्मेट हो सकते हैं। एक हो सकता है व्हाट इज योर नेम, दिस इज जनरल क्वेश्चन। अब वो इंसान बताएगा कि माय नेम इज एक्स एंड सरनेम इज वाई। इसी क्वेश्चन को अगर लीडिंग क्वेश्चन में बदल देते हैं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा? इजंट इट योर नेम एक्स? आपका नाम एक्स नहीं है, ऐसे पूछेंगे आप। आपका नाम क्या है और क्या एक्स आपका नाम है? ये है डिफरेंस बिटवीन अ जनरल क्वेश्चन और बिटवीन अ जनरल क्वेश्चन एंड अ लीडिंग क्वेश्चन। तो आप उसको लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हो। और क्या है? क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस स्टेटमेंट गिवन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट। मतलब प्रीवियस जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस सेक्शन परमिट्स कॉन्ट्राडिक्शन एज टू फॉर्मल स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। तो सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स और परमिट्स कॉन्ट्राडिक्शन एज टू फॉर्मल स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। मतलब जो विटनेस हॉस्टाइल बन चुका है उसने पहले जो बयान दिया है और जो स्टेटमेंट राइटिंग में रिकॉर्ड हो चुका है उसको अब वो जो एविडेंस दे रहा है उससे जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहे हैं इसके ऊपर उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट गया 143 लीडिंग क्वेश्चन, देन कम्स 145 एविडेंस एक्ट व्हिच परमिट्स कॉन्ट्राडिक्शन एज टू फॉर्मल स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। And point number 3, questions which tend to test the veracity of the witness
and his status in life under section 146 of the Evidence Act। अब देखिए, जो इंसान अपने ही बातों पे मुकर रहा है, उसके क्रेडिबिलिटी, उसके वेरासिटी, उसके स्टेटस इन लाइफ, ये इस सब के ऊपर ऐसे ही एक डाउट कास्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसके ऊपर क्वेश्चन, उस चीज के ऊपर, उसके वेरासिटी के ऊपर, उसके स्टेटस इन लाइफ के ऊपर, मतलब कि आप उनको उसके रेपुटेशन को इंज्योर करते हुए भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप उनको बोल सकते हैं आप तो पैसे लेके बहुत से मामले में एज ए विटनेस अपीयर करते हैं, ये बात क्या सच नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आप, अब ये जो पैसे लेके किसी दूसरे के मामले में सिखाए हुए तरीके से अगर कोई विटनेस देता है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर किसी व्यक्ति के बारे में यूज किया जाता है तो इसका मतलब कि उसको डिफेम किया जा रहा है। ये उसके रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत ही इंजूरियस स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट जनरली पूछे नहीं जा सकते। लेकिन जब कोई विटनेस हॉस्टाइल बन चुका है, जब उसके नेचर एंड कैरेक्टर और उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक डाउट और क्लाउड कास्ट हो चुका है, तब इस तरीके का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये तीनों तरीके के क्वेश्चन इसको किए जा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। अब ये जो विटनेस हॉस्टाइल बन चुका है, इसने हॉस्टाइल बनने से पहले क्या कहा, हॉस्टाइल बनने के बाद क्या कहा, हॉस्टाइल बनने के बाद जिस व्यक्ति ने इसको बुलाया था उसने जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया, उसमें इसने उसके आंसर में, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर में इसने क्या क्या कहा, ये सब कुछ तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन इनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू फॉर डिसाइडिंग द मैटर इन डिस्प्यूट कितना होगा और कैसे डिसाइड किया जाएगा इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो if the witness turns hostile and gives a statement against the party who calls him, then what would be the credibility of such a statement which is made by the hostile witness in court? ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। तो अब देखिए, लीडिंग केस है सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1976। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट merely because the prosecution has chosen to treat his witness as a hostile witness cannot make the evidence of such witness totally null। मतलब इस केस में यह बताया गया कि merely because prosecution अगर अपने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करा के उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है और करता है, सिर्फ इसकी वजह से उसने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर डाउट कास्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, ये जो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एनी विटनेस, इट विल डिपेंड ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। ये है जनरल रूल। अब हॉस्टाइल विटनेस के बारे में भी ये अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंशियरी वैल्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां पर फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स और कंडक्ट ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस एंड हिज प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स एंड answer to the cross examination by the person who calls him as a witness, ये सबको कुछ देखते हुए अगर लगता है कि इसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा किया नहीं जा सकता, तो उसके दिए हुए एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। ये है लॉजिक। अब देखिए, ये जो केस है इसमें इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करके क्रॉस एग्जामाइन करता है, इसका सिंपली ये मतलब नहीं है कि उसने जो कुछ भी कहा उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और नलीफाई किया जाए। अब क्या है सेकंड पैराग्राफ, देखिए, द कोर्ट सेड दैट, कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट सेड दैट इफ द विटनेस प्रूव्स टू बी एन अनफेवरेबल विटनेस। अब देखिए, आपने किसी को बुलाया, ऐसा भी तो हो सकता है वो इंसान सच कह रहा है जो आपके फेवर में नहीं जा रहा है, और ये आपने पहले रियलाइज नहीं किया था। तो who has failed in proving a fact, then the evidence of such witness cannot be affected। ठीक है, the court said that if the witness proves an unfavorable witness who has failed in proving a fact, then the witness of such witness can be affected। The court can still rely and appreciate the statement made by the hostile witness. It can be accepted as evidence to the extent that the statement is found to be credible or authentic and inspires credit। मतलब आपने अगर किसी को एज ए विटनेस बुलाया है
और आपने जब उसके साथ उसको बुलाने से पहले बात किया था तो आपको लगा था ये व्यक्ति जो कुछ जितना जानता है ये व्यक्ति इस घटना के बारे में, तो अगर ये उतना कहता है तो वो समझ लीजिए आपके फेवर में जाएगा। पर जब उसको एज ए विटनेस आप कोर्ट के सामने अपियर करा के उनसे पूछते हैं या फिर जब ओपोनेंट क्रॉस एग्जामाइन करता है, तब उस क्रॉस एग्जामिनेशन का जो आंसर ये विटनेस देता है, तब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति ने घटना तो देखा है लेकिन आप जितना समझ रहे थे उससे भी ज्यादा देखा है और पूरा का पूरा ट्रू अकाउंट वो ओपोनेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन में बोले जा रहा है जो आपके खिलाफ जा रहा है। तो अब जब आपको देख रहा है कि अनफेवरेबल हो रहा है आपकी जो केस है उसको प्रूव करने के लिए ये हेल्पफुल नहीं हो रहा है, इसके लिए सिर्फ उसको नलीफाई कर देना ये कोर्ट परमिशन नहीं देगा, उसको कोर्ट ऑन अकाउंट ले लेगा वो हॉस्टाइल विटनेस जो कुछ भी कह रहा है। और पूरे प्रोसीडिंग को देखते हुए अगर ये लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको किसने बुलाया है, किसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, हॉस्टाइल विटनेस बना है कि नहीं बना है, अगर हॉस्टाइल विटनेस बनता है तो जिसने बुलाया था उसने क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया तब क्या क्या बोला है, ये सब कुछ को नजरअंदाज करते हुए भी अगर कोई विटनेस ट्रू अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट अगर कोर्ट के सामने रखता है तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस तो उसको उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा और हाई होगी। और वो जनरल रूल is applicable to each and every case that it is or it will depend on the fact and circumstances of the each case। अब देखिए दूसरा केस क्या है, आत्माराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये भी हॉस्टाइल विटनेस के ऊपर एक लीडिंग केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट inconsistency in the statement of the prosecution witness case cannot make the whole statement invalid। मतलब प्रोसिक्यूशन कौन होता है, प्रोसिक्यूशन जनरली होता है स्टेट, मतलब जो क्रिमिनल। अब थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा सुनिए कि अब क्रिमिनल मैटर्स में ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि मामले जो होते हैं, लिटिगेशन जो चलते हैं, क्रिमिनल लिटिगेशन जो चलते हैं, वो हर वक्त क्या चलता है, स्टेट वर्सेस एन इंडिविजुअल। अब ये स्टेट वर्सेस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सी दैट नो क्राइम शुड बी कमिटेड इन द सोसाइटी। मतलब आप हो या कोई और भी हो, पूरे इंडियन टेरिटोरी में ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। पुलिस किसकी है, पुलिस तो गवर्नमेंट की है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कहीं पर भी कोई क्राइम किसी के अगेंस्ट में कमिट ना हो, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो तो गवर्नमेंट की है, स्टेट की है। इसीलिए अगर कोई भी क्राइम आपके अगेंस्ट कमिट होता है, मतलब आप एक विक्टिम किसी क्राइम के जो बनते हैं, ये ठीक है कि आप विक्टिम हैं, लेकिन केस जो फाइल होगा वो आपके बिहाफ में कौन प्रोसिक्यूट करेगा, वो स्टेट केस लॉन्च करेगा। अब देखिए इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, जो है कि कॉम्प्लेन केस भी होते हैं, ठीक है। और ये अब मतलब समझ लीजिए पुलिस केस नहीं हुआ, पुलिस केस अगर नहीं होता है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके एक कॉम्प्लेन लॉन्च करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेन केस चालू होता है। लेकिन कॉम्प्लेन केस में भी एक पीपी को अपॉइंट किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, जो स्टेट के जो तरफ से जो लॉयर होते हैं, वो आपके केस में अपॉइंट किए जाएंगे। आपको आपके खुद का लॉयर नहीं चाहिए। ये सिर्फ क्रिमिनल लिटिगेशन के लिए ये रूल है दैट क्रिमिनल लिटिगेशन इज ऑलवेज ए स्टेट वर्सेस एन इंडिविजुअल केस। अब ये जो स्टेट का तो फंडा हमने समझ लिया कि अगर कोई भी क्राइम सोसाइटी में होता है तो उसको प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है। इसीलिए स्टेट एज ए लिटिगेंट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम लिटिगेशन को चलाता है।
अब हमने ये जो कहा कि स्टेट वर्सेस एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कौन है? ये इंडिविजुअल एक्यूज्ड है जिसने क्राइम कमिट किया है। अब देखिए, क्राइम जिसने कमिट किया है उसको तो स्टेट नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया है। स्टेट के ड्यूटी, स्टेट के डायरेक्शन, स्टेट के रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट, मतलब लॉ के अगेंस्ट जाने का सिंपल मतलब यह है कि स्टेट के अगेंस्ट में जाना। तो अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं व्हिच कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, तो ये जो इंडियन पिनल कोड है ये क्या है? ये स्टेट प्रोवाइडेड, मतलब कि हाँ, स्टेट प्रोवाइडेड एक चार्टर है। अगर हम ऐसे देखें तो इसमें बताया गया है कि ये सब करने से आपको पनिशमेंट मिलेगा, और ये सब कोई ना करे। जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी में दिए गए हुए, ये सोसाइटी में इंसिडेंट जो है, ये सोसाइटी में टेक प्लेस ना हो सके, ये देखने की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, स्टेट के पास है। इसीलिए स्टेट जो विक्टिम है उसके तरफ से लिटिगेशन चलाता है, और एक्यूज जो है जिसने क्राइम कमिट किया है उसको अपना खुद का लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है। अब हम जहां पर थे, क्या थे कि अब ये जो हॉस्टाइल विटनेस है, इसको प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट है। स्टेट अगर किसी को एज ए विटनेस बुलाता है, मतलब विक्टिम के तरफ से अगर कोई विटनेस आता है तो वो विक्टिम को सपोर्ट करेगा, यही सिंपल लॉजिक है। लेकिन वो इंसान अगर आके कोर्ट के सामने ऐसा कुछ कहता है जो विक्टिम के ही खिलाफ जाता है और एक्यूज्ड के फेवर में चला जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक्यूज्ड के फेवर में जा रहा है, मतलब वो इंसान विटनेस कह रहा है कि हाँ मर्डर तो हुआ है, हमने देखा है, लेकिन ये इंसान वो नहीं था जिसको एक्यूज्ड करके इस मर्डर केस में लाया गया है। तो अगर हॉस्टाइल विटनेस कहता है कि ये इंसान वो नहीं था, तो ये अब उनको अगर पूछा जाए तो फिर कौन था? तब वो विटनेस कहता है कि ये नहीं था, ये पता है, लेकिन कौन था ये हम सही तरीके से नहीं बता सकते। तो ऐसा अगर कोई केस हो तो क्या होगा कि विटनेस हॉस्टाइल बन चुका है। पहले वो कह रहा था, प्रीवियसली स्टेटमेंट शायद दिया था कि जो एक्यूज्ड है उसी ने ये मर्डर किया है, मैंने देखा है, लेकिन बाद में पलट रहा है। ये होता है हॉस्टाइल विटनेस। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट द कंसिस्टेंसी in the statement of the prosecution's witness case cannot make the whole statement invalid। मतलब ये जो inconsistency है previous statement और the statement before the court, इस simply इस inconsistency के वजह से उसको invalid declare नहीं किया जाएगा। If the judge feels that the character of the witness has not been completely shaken, मतलब ये जो witness है इनकी जो सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी है, और जिसको मतलब कि प्रोसिक्यूशन जिसका विटनेस है, जिसने हॉस्टाइल डिक्लेयर कराया था, उसने उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करके भी उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं ला सका है, मतलब कि उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सका है, तो फिर उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। एंड दैट हिज क्रेडिट इज स्टिल वर्दी ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये जो इंसान है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वैलिडिटी है, ये स्टिल वर्दी ऑफ ट्रस्ट टू द कोर्ट। देन विद ड्यू केयर एंड कॉशन सच स्टेटमेंट और एविडेंस मे बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो इसके बाद क्या होगा, ये सब देखने के बाद फिर भी विथ ड्यू केयर एंड कॉशन इसको एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन। अब ये जो विथ ड्यू केयर एंड कॉशन है, ये क्या होता है? ये समझ लीजिए कि और दूसरे सोर्सेस से आए हुए जो एविडेंस है, मतलब कि सिंपली एक हॉस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट के ऊपर ही तो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता उसके बेसिस पे, तो उसको कॉरोबोरेट करवाना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा इंसिडेंट और जितने एविडेंस आते हैं पूरे प्रोसीडिंग में, उससे ये हॉस्टाइल विटनेस जो, बल्कि हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर होने के बावजूद भी इनके स्टेटमेंट से अगर पूरे प्रोसीडिंग में आए हुए जितने एविडेंस है वो कॉरोबोरेट कर जाते हैं, तो फिर ये हॉस्टाइल विटनेस का एविडेंस एज ए ट्रू एविडेंस लिया जाएगा। बट इफ द होल ऑफ द टेस्टिमोनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस स्टैंड्स इन कॉन्ट्राडिक्शन टू एवरी स्टेटमेंट मेड अर्लियर, बट इफ द
whole of this testimony of hostile witness stands in contradiction to every statement made earlier. मतलब कि पहले जितने भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे और अब जो ये कह रहे हैं वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा मतलब कि ईस्ट वेस्ट हो चुका है। ऐसा अगर सिचुएशन हो, देन सच स्टेटमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तब क्या है, इसके ऊपर एक डाउट कास्ट हो जाएगा और वो एविडेंस, वो स्टेटमेंट एज ए एविडेंस इन दैट प्रोसीडिंग विल नॉट बी टेकन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। द जज में इन हिज ओपिनियन डिस्कार्ड द एविडेंस इन टोटो, मतलब इन टोटो मतलब पूरा का पूरा। अगर ऐसा होता है कि पहले ईस्ट वेस्ट सिचुएशन हो जाता है कि पहले के स्टेटमेंट्स एंड उनके जो डिमैन्योर थे, उनके जो स्टेटमेंट्स थे उससे और हाल के जो स्टेटमेंट्स एंड डिमैन्योर है उससे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो द ऑनरेबल जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन डिस्कार्ड द एविडेंस इन टोटो, मतलब पूरा का पूरा। ये जो पूरा का पूरा मतलब है कि हॉस्टाइल बनने से पहले, मतलब उन्होंने पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन के वक्त क्या कहा था, ठीक है, और कोर्ट के सामने आकर क्या कह रहा है, फिर उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया। अब ये हॉस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद जिनका विटनेस है, मतलब कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस अगर हो तो प्रोसिक्यूशन ने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर में ये हॉस्टाइल विटनेस क्या क्या बताता है, ये पूरा का पूरा फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टू द प्रोसीडिंग और क्लोजिंग ऑफ हिज एविडेंस, पूरा का पूरा जो एविडेंस उन्होंने दिया है, ये इफ द कोर्ट थिंक्स फिट कैन डिस्कार्ड इन टोटो, मतलब पूरा का पूरा कैंसिल कर सकता है और इन कंसिडरेशन नहीं ले सकता है। तो ये है आपका हॉस्टाइल विटनेस, हमने डिस्कस किया। I think it is clear to you in this video who is hostile witness and what are the consequences of becoming a hostile witness or calling a hostile witness। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और वो लोग भी वीडियो देखकर